दूर दराज से आए हुए इस बामसिफ और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के 24वें दिल्ली प्रदेश अधिवेशन में डाइस पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए मेरे सभी मूल्यवासी क्रांतिकारी साथियों, आज 28 अगस्त को श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत दिल्ली प्रदेश के साथ साथ गुजरात राज्य का भी बामसिफ राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का अधिवेशन है, महाराष्ट्र राज्य का भी अधिवेशन है और लगातार देश के अलग अलग राज्यों के अंदर में ये अधिवेशन श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। उड़ीसा स्टेट का भी आज राज्य का अधिवेशन है। सारे देश भर में जो जनजागृति बामसिफ संगठन के माध्यम से फैली हुई है, इस देश के तमाम मूल्यवासी समाज के लोगों को, जो अलग अलग जाति और फिरकों में बटे हुए लोग हैं, उनको एक विचारधारा के आधार पर इकट्ठा करने का काम वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हो रहा है। ये आधुनिक भारत की सबसे बड़ी जीत का मामला है। साथियों, सम्मानित साथियों, आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विलास खराज जी, उद्घाटक राजपाल बोस जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर HL घोटिकर साहब, जो डायरेक्टर प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हैं, प्रोफेसर S बरवाल साहब दिल्ली विश्वविद्यालय से, और बहुत सारे मेरे सम्मानित वक्तागण, अतिथिगण जो इस मंच पर उपस्थित हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ इस अधिवेशन के अंतर्गत चर्चा हो रही है। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956, मैं बहुत मुश्किल से इस आंदोलन के कारवां को इस स्थिति तक लाके आया हूँ। यदि मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे ले जाने में सक्षम नहीं है तो कृपया पीछे मत जाने देना। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की, जो आगरा का एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भाषण था, उसका एक कुछ अंश यहाँ पर चर्चा के लिए रखा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि वो आगरा जहां पर यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, इस बात को कहने के पीछे क्या तथ्य रहे उनके, वो बात समझने की है। आगरा में कही, और बड़े संयोग की इत्तेफाक की बात है कि मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। वैसे मेरा बर्थ प्लेस मथुरा से है, लेकिन वर्तमान में आगरा के ऊपर जो बड़ा कलंक लगा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसको धुलने का प्रयास कर रहा हूं। सारे देश भर में मूल्यवासियों के आंदोलन को सफल करने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से संगठन को खड़ा करने का काम किया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में 65 साल जीवित रहे। यहाँ इस हॉल में भी बहुत सारे साथियों की उम्र 65 साल होगी। 1891 से लेकर के 1956 तक 65 साल इस पृथ्वी पर बाबा साहब अम्बेडकर रहे। अलग अलग देशों में जाकर के भ्रमण किया, जाना समझा, और उन 65 सालों के अंदर में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने अधिकार दिलवाए, संवैधानिक राइट्स उनको उपलब्ध कराए जो नहीं थे, मगर करोड़ों लोग उन अधिकारों को बचा नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या, बड़े ही शर्म की बात है। इस बात को हमको समझना होगा। जिस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में उतरे, 1916 में वो 25 साल की उम्र के थे, और 1916 से 56 तक 40 साल की उम्र में उन्होंने संघर्ष किया। उससे पहले केवल पढ़ाई लिखाई किया, देश दुनिया को जानने और समझने का काम किया। ये 40 साल का जो संघर्ष है, और इससे पहले जो हमारे महान पुरखे रहे, ज्योतिबा फुले, आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, और उससे पहले बहुत सारा लंबा एक श्रृंखला है, बुद्ध से लेकर के अगर हम शुरू करें तो, अगर फुले साहब के आंदोलन की शुरुआत से हम बात करें तो
1956 तक, फुले साहब से 1848 से लेकर के 1956 तक, ये 108 साल का संघर्ष है आधुनिक भारत का। इस 160 साल के अंदर में जो सबसे बड़ा ग्रंथ हमें मिला हुआ है, जिसके अंदर में हजारों साल की गुलामी खत्म करने का काम हुआ है, वो भारतीय संविधान है। पढ़ने का, पढ़ाने का, संपत्ति रखने का, हथियार रखने से लेकर के तमाम मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हुए। यहां तक कि ये बोलने का सबसे बड़ा, AK-47 से भी ज्यादा बड़ा अगर कोई हथियार है तो ये बोली का हथियार बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमको मिला है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार हमको सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, जिसकी वजह से सारे देश भर के अंदर में हम संगठन बना सकते हैं, चला सकते हैं, अपने लोगों को जगा सकते हैं, सभाओं को संचालित कर सकते हैं। साथियों, अभी कुछ साथी कह रहे थे, वास्तव में यह बात सही है कि पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि आज की तारीख में वामसेफ इस विषय को अगर लगा रहा है तो लोगों के अंतस को जगाने के लिए कह रहा है। उस समय की बात, जिस समय एकाध कोई पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था बाबा साहब के समय पर, मगर आज तो करोड़ों लोग हैं, फिर भी अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। तो आज की वर्तमान में प्रासंगिकता को समझते हुए विषय उन्होंने चर्चा के लिए रखा है। इस बात को हमको समझना है, उस समय क्या समस्या थी हमारे सामने और आज क्या समस्या है। उस वक्त समस्या थी कि जिन लगभग 27 लोगों की लिस्ट बना करके उन्होंने फॉरेन एजुकेशन के लिए अंग्रेजों से कहा था कि मैं इन 27 लोगों को विदेशी शिक्षा हासिल कराना चाहता हूं। क्यों कहा था? क्योंकि अंग्रेज लोग आवश्यकता अनुसार अलग अलग वर्गों के लोगों को, अलग अलग जो आंदोलन चलाने वाले लोग थे, उनको फंड ग्रांट करने का काम कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने फंड ग्रांट किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम पर मदन मोहन मालवीय जी को और तमाम उस समय के लीड करने वाले जो श्रवण हिंदू के लोग थे, उनको भी फंड देने का काम किया जा रहा था। मगर बाबा साहब अंबेडकर अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाह रहे थे। वो अलग आइडेंटिटी क्या थी कि ना तो हम हिंदू हैं, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, ना हम मुसलमान हैं। हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी अलग है, तो हमको भी फंड मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने उस समय कहा था कि ठीक है, आप भी कोई कच्चा ड्राफ्ट बना के हमको पेश करो, हम आपको भी देते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 27 लोगों के नाम लिख करके विदेशी शिक्षा हासिल करने के लिए अंग्रेजों को सुपुर्द किए। अंग्रेज लोग बड़े परेशान हो गए, यार क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ इनकी प्राइमरी एजुकेशन की हालत इनके समाज की बड़ी बुरी, बद से बदतर है, और ये हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम बाबा साहब आपको ये देंगे, मगर हमको इस समझाइए आप क्या करना चाहते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं आप। तो बाबा साहब ने समझाया कि आपको लगता है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं। अंग्रेजों ने उस समय जो अफसर था, उन्होंने कहा कि 500 क्या, आप तो 1000 ग्रेजुएट के बराबर अकेले हैं। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ फॉरेन एजुकेशन, ये विदेशी शिक्षा मैंने देश दुनिया की शिक्षा जो ग्रहण किया है, उसकी वजह से आप मुझे 1000 ग्रेजुएट के बराबर कह रहे हो। मेरे जैसे ये 27 लोग भी अगर विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भारत लौटेंगे तो इस भारत की तस्वीर क्या होगी, कभी कल्पना की है आप लोगों ने? ये सोच करके बाबा साहब अंबेडकर ने उन्होंने भेजा। उसमें आगरा और मेरठ के लोग ज्यादा शामिल थे। बहुत सारे लोग तो वहीं की वहीं गोरी चमड़ी वाली लड़कियों के साथ में शादी रचा करके वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रह गए। और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि बाबा साहब अंबेडकर के पास में जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के आधार पर उनके जो पोस्टल एड्रेस थे, उस पर जब वो कांटेक्ट करते थे विदेश में जाकर के, तो मिलने तक के लिए समय नहीं देते थे। जब उनको मिलने के लिए समय नहीं देते थे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्सियत की बदौलत वो विदेश में पहुंचे, उस शख्सियत को वो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। तब दुख भरे मन से उन्होंने इस बात को कहा। उसमें डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब भी शामिल थे उस लिस्ट में, जो भारत के एक्स प्रेसिडेंट रहे। साथियों, इस तरीके से हमको इस बात को समझना है। 40 साल में बहुत सारे हमको अधिकार दिलाए। केवल 16 साल के अंदर में 1916 से 1932 तक हजारों साल की गुलामी जो श्रवणों ने, मनुवादियों ने हमारे ऊपर थोप रखी थी,
उसको खत्म करने के लिए 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के तहत 4 महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों से लड़ झगड़ करके और गांधी जी से झगड़ा करके उन्होंने हमारे लिए दिलवाए। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिकार है लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का, एडल्ट फ्रेंचाइजी का यानी वयस्क मताधिकार का। तीसरा है डुअल वोटिंग का अधिकार, 2 बार वोट देने का अधिकार एससी और एसटी के लोगों को। और चौथा है सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। जो 17 अगस्त 1932 को 4 अधिकार कम्युनल अवार्ड के तहत बाबा साहब अंबेडकर यहां से लेकर लंदन तक लड़ झगड़ करके लेके आए थे, मात्र 1 महीने 7 दिन के अंदर में गांधी जी ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू करके जान की बाजी लगा करके अपनी उनको छीनने का काम किया। 1 महीने केवल 7 दिन के अंदर में हमारे अधिकारों को बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिलवाए थे, गांधी जी ने हमसे छीनने का काम किया, उनकी बलि लेने का काम किया। केवल 16 साल के आंदोलन के नतीजा था वो। और फिर 10 साल बाबा साहब हार नहीं माने दोस्तों, लगातार समाज को संगठित करते रहे, आंदोलन करते रहे सारे देश भर में। और आखिरकार 10 साल और अगर ऐड कर दिया जाए तो 32 के बाद में 42 होता है। जैसे 4 अधिकारों को उन्होंने छीनने का काम किया, 42 में जब 19, 20, 21 जुलाई 1942 को बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से नागपुर में राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन किया, तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, कोई क्राउड नहीं था। 75,000 लोग मौजूद थे उस समय। आज की तारीख में इतने लोगों को इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर गुलाम भारत के अंदर में 75,000 लोगों का डेलीगेशन, जिसमें 25,000 महिला और 50,000 पुरुष डेलीगेट्स थे, उस समय 18, 19, 20 जुलाई 3 दिन का अधिवेशन किया बाबा साहब अंबेडकर ने। और पहले दिन का अधिवेशन समाप्त होते ही अंग्रेजों ने उनकी बड़ी ताकत को देखते हुए बाबा साहब अंबेडकर को टेलीग्राम भेज करके बुलाने का काम किया कि आप फौरन हमसे मिलिए आके। उन्होंने कहा 3 दिन का अधिवेशन करने के बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूं 20 जुलाई को। बोले कि नहीं, पहले ही मिलना होगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर वार्ता करने के लिए जब अंग्रेजों से गए तो आपको हैरानी होगी, भारत सरकार में जो 4 अलग अलग मंत्रालय होते हैं आज की तारीख में, 4 मिनिस्टर होते हैं केंद्र के, अकेले बाबा साहब अंबेडकर को बुला करके उस शक्ति को देखते हुए, गुलाम भारत की उस ताकत को देखते हुए, उस समय 4 मंत्रालयों का प्रभार अकेले बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों ने दिया। एक सीपीडब्ल्यूडी विभाग, दूसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट, तीसरा लेबर मिनिस्टर और चौथा एनर्जी मिनिस्टर, ऊर्जा विभाग। ये 4 मंत्रालय बाबा साहब अंबेडकर को उस समय देने का काम किया। फिर गांधी जी ने उनके साथ में घात करने का काम किया, उनको छीनने के लिए जान की बाजी फिर से लगाई। और दुनिया भर में गांधी जी के बारे में जो कहा जाता है अहिंसा के पुजारी, उन्होंने हिंसा करने के लिए मात्र 21 दिन के बाद में 20 जुलाई को अधिकार मिले, 9 अगस्त को उन्होंने डू और डाई का नारा शुरू कर दिया। केवल 19 दिन के अंदर में करो या मरो, कुछ भी करो, मगर अंग्रेजों को, जिन अछूतों को और इन मुसलमान गुंडों को, ये अंग्रेजों लिख के रखा हुआ है उन्होंने, इनको अधिकार अगर देते रहेंगे अंग्रेज लोग, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं है, इनको भारत से भगाना होगा। अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और डू और डाई का नारा दिया 9 अगस्त को। साथियों, ये अगस्त का महीना है, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। 24 सितंबर अगले महीने में आने वाला है और ज्वाइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से तमाम दलाल और भड़ुओं का निर्माण करने का काम गांधी जी के माध्यम से हुआ। आज ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जितने भी लोग चुने जाते हैं, एससी और एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, 1250 से ज्यादा एमएलए चुन के जाते हैं, वो बोलते नहीं है कुछ भी। ऐसे लोगों के बारे में बाबा साहब अंबेडकर का कथन था, वो लिख के रखे हुए हैं, ये टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज हैं। इसका मतलब है ये सवर्ण हिंदुओं के औजार हैं, ये स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज हैं, ये सवर्ण जातियों के, ऊंची जाति के लोगों के पिट्ठू हैं, पिछलग्गू हैं। और इससे भी आगे कहा उन्होंने,
एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज, ये उनके दलाल हैं, मध्यस्थ हैं। और चौथा उन्होंने कहा, जो शब्द प्रयोग किए उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा, ड्राइव इन कैटल हैं, ये हाके जाने वाले जानवरों के समान हैं। मोदी जी किधर भी हाके, मोहन भागवत जी किधर भी इनको हाक के ले जाएं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उधर ही चले जाते हैं। ये अपने समाज के लिए, जिस समाज के नाम पर चुन के जाते हैं, उस समाज के लिए एक बोली तक नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने नवाजने का काम किया, ऐसे शब्दों से उन्होंने उपाधि देने का काम किया। साथियों, हमें संगठित शक्ति से ही इस देश में परिवर्तन लाना है। आज मन की बात के नाम पर जो कार्यक्रम चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इस देश में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। इस देश के अंदर में वास्तविकता देखी जाए तो ये मृत महोत्सव की नफरत की धारा बह रही है। साथियों, ये देश में पूरे जिधर देखो उधर घृणा फैल रही है, नफरत फैल रही है, लोगों की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अमृत धारा है। कितने शर्म की बात है साथियों। अभी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पर हैं, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के नहीं हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के होते तो देश की संपत्तियों को बेचने का काम नहीं करते ये। इसलिए ये आज गुजरात दौरे पर हैं, और गुजरात की स्थिति क्या है, जहां कहा जाता है गुजरात मॉडल सारे देश के अंदर में, वहां की अस्पतालों की स्थिति क्या है, वहां बाढ़ में सारा गुजरात डूबा हुआ है, और फिर भी ये अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम करते हैं। अभी लोगों ने सोचा, राजस्थान में जो कल अभी पिछले महीने जो लड़के की मौत हुई है मटकी छूने पर, शायद इंद्र कुमार नाम है उसका, मेघवाल शेड्यूल कास्ट की जाति का है, वह उसके परिजनों ने सोचा शायद गुजरात मॉडल बहुत एडवांस वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। अपने बच्चे को वो गुजरात के अंदर में अहमदाबाद लेके गए और वहां से उसकी डेड बॉडी बाहर लेके आई। ये गुजरात मॉडल है। वहां के हॉस्पिटलों में इलाज की व्यवस्था नहीं है, जिसके बारे में वो मॉडल पेश करने की बात करते हैं। साथियों, विल्किस मानो हो या ऐसी बहुत सारे, कभी पहलू खान का मामला आता है, कभी और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश के बहुसंख्याक लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, OBC के लोगों की एनकाउंटर हो रहे हैं। ये तमाम बातों को लेकर के हमको संगठित रूप से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस देश में जो अभी हमारे एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अंश प्रस्तुत किया था 18 मार्च 1956 को, उसमें उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं इस आंदोलन का, इस तंबू का अकेला बंबू हूं। साथियों, मुझे डर लगता है कि मेरे जाने के बाद में इस पूरे आंदोलन का क्या होगा। मुझे कोई दूर दूर तक ऐसा कोई नौजवान दिखाई नहीं देता है जो इस आंदोलन को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। ये दुख व्यक्त करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं साथियों। वो आंदोलन का तंबू का बंबू वामन मेश्राम जी हैं, और सारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे बंबू खड़ा कर दिए उन्होंने। प्रोफेसर विलास खराज जैसे, अपने चौधरी विकास पटेल जैसे, ऐसे हजारों बंबू उन्होंने खड़े कर दिए। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स आज की तारीख में इस देश के मूल्यवादियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर में भी खड़ा करना चाहता हूं, आपकी मदद चाहता हूं, आप मदद करें इसके लिए। और अपने दिल्ली प्रदेश के अंदर में, जैसे और राज्यों के अंदर में हमारी शाखाएं हैं, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो उस समय संगठन बनाया गया था, गुलाम भारत में इतनी बड़ी ताकत थी, उसको हम फिर से जिंदा करना चाहते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को। तो आप लोगों की मदद के बगैर ये संभव नहीं है दिल्ली प्रदेश में। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आयोजकों का भी आभार। जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत साथियों।